Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 18th of October. So let's start the day with the first important topic और यहाँ पर हम important operations की बात करेंगे। तो अभी हाल ही में आप देखेंगे ऑपरेशन अजय जो है वो लॉन्च करा गया है भारत के द्वारा, जो इजराइल में भारतीय फंसे हैं उनको वापस लाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है, तो इजराइल से रिलेटेड है। ऑलरेडी जो हमास ने अटैक किया है, काउंटर अटैक में इजराइल ने भी हमास के ऊपर अटैक किया है, तो काफी ज्यादा लोग जो हैं वो मारे जा चुके हैं और अभी भी डिस्ट्रक्शंस जो हैं वो चालू हैं। तो इस वजह से आप देखोगे भारत ने इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है। सवाल हो सकता है ऑपरेशन अजय किससे रिलेटेड है। अब जब हम एक ऑपरेशन की बात कर ही रहे हैं तो कई सारे ऑपरेशंस हैं, तो मैच द फॉलोइंग में भी सवाल बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन दोस्त जो है वो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया था उसको लेकर के भारत ने लॉन्च करा था ऑपरेशन दोस्त, कि वहां पर रिलीफ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट ऑपरेशन गंगा, तो गंगा जो है वो यूक्रेन से है। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो यूक्रेन से भारतीयों को लाना वापस, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल के लिए पढ़ाई करने गए थे उनको। फिर ऑपरेशन देवी शक्ति, तो देवी शक्ति जो है वो अफगानिस्तान के बाद, अब यहाँ पे अफगानिस्तान जब तालिबान टेक ओवर कर लिया था तो उस वक्त देवी शक्ति से हम अफगानिस्तान से भारतीयों को लाने की बात। फिर यहाँ पे ऑपरेशन कावेरी, अब कावेरी जो है वो सूडान से जुड़ा हुआ है। अगेन सूडान में आपको पता होगा मिलिट्री कू हुआ, तो जिसकी वजह से वहां पर भी कहीं ना कहीं मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में टसल चालू था, तो जिसमें कहीं ना कहीं आप देखोगे तो अगेन काफी स्ट्राइक हुआ, अटैक हुआ, तो भारतीयों को वापस लाया गया। यहाँ पे हाकी पिक्की नाम की एक ट्राइब भी है कर्नाटका की, तो उनको भी लाया गया था। कावेरी रिवर का ओरिजिन ब्रह्मगिरी रेंज कर्नाटका, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कावेरी अभी विवाद में है, आपको पता होना चाहिए। बिटवीन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी इनका कैचमेंट एरिया है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो जो है काफी इंपॉर्टेंट है। हैदराबाद को इंडिपेंडेंट कराया गया था ऑपरेशन पोलो से, तो ये इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं। सवाल मैच द फॉलोइंग में भी बन सकता है और डायरेक्ट भी बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ए हेल्प प्रोग्राम पे। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने लॉन्च किया है ए हेल्प एक्रेडिटेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम। ये झारखंड में किया गया है ए हेल्प। ये क्या है, तो ये एम्पावर करेगा महिलाओं को कि ये एंगेज कर सके अपने आप को एज एक्रेडिटेटेड एजेंट, जो कंट्रीब्यूट करेंगे सिग्निफिकेंटली टू डिजीज कंट्रोल, एनिमल टैगिंग और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस, पशु सखी इनको बोला जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया और चाइना का डेट, तो भारत जो है वो उसका भी हाई डेट है चाइना की तरह ही, जैसे कि जो रिस्क एसोसिएटेड हैं वो अपने आप में इतना ज्यादा नहीं है जो कि नॉर्दर्न नेबर का है यानी कि चाइना का है, ऐसा कि IMF के ऑफिशियल का है। मतलब डेट दोनों ही कंट्रीज का है, लेकिन वो बोल रहे हैं चाइना जितना हमारा अवस्था नहीं खराब है। भारत का जो करंट डेट है वो 81.9% ऑफ GDP है, जो कि सिमिलर है चाइना के ही 83% GDP के डेट से। अब पैंडेमिक के पहले आप देखोगे 2019 के, तो भारत का जो डेट है वो 75% हुआ करता था। भारत ने प्रोजेक्ट किया था कि डेफिसिट होगा, लेकिन हाई इंटरेस्ट पेमेंट्स के वजह से आप देखोगे क्योंकि जो लोन लिया गया उस पर इंटरेस्ट बढ़ा के देना पड़ा, तो इसके वजह से डेट भी हमारा बढ़ गया और भारत का जो डेट है वो डिक्रीज किया गया है, मतलब कि कम हो सकता है 2028 तक 80% के आसपास में। अब आपको इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, ठीक है। हायर ग्रोथ रेट जो है भारत का वो प्ले करता है एक रोल कि मॉडरेट कर सके डेट टू GDP रेशियो। डेट टू GDP मतलब अगर GDP 100 रुपए का है तो 100 रुपए पे हम कितना का डेट ले रहे हैं, ये है डेट टू GDP। अगर हम 70 का ले रहे हैं तो 70% जो है वो डेट टू GDP रेशियो होगा। भारत का जो डेट है वो लॉन्ग मैच्योरिटीज का है, जो रिड्यूस करता है नीड को फॉर फ्रीक्वेंट रिन्यूअल्स, बराबर रिन्यूअल्स नहीं करना है। सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है भारत के डेट का वो डोमेस्टिकली हेल्ड किया गया है और डिनोमिनेट किया गया है डोमेस्टिक करेंसी में, जिससे कि रिस्क जो जुड़ा हुआ है फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस का वो भी कम होगा। मतलब कि अगर वॉलेटिलिटी होगी करेंसी में, फॉरेन में हमको नहीं करना है, हमको लोकल करेंसी में करना है, तो इससे भी हम बचे रहेंगे। भारत के स्टेट्स में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं इनका डेट बहुत ज़्यादा है और उनको फाइनेंसिंग की ज़रूरत है, इंटरेस्ट बर्डन्स है उनके ऊपर, और ये सिग्निफिकेंट रिस्क है राज्य के स्तर पर। और ये इंडिकेटर है कि कितना ज़्यादा डेट एक कंट्री ले सकता है और कितना प्रोड्यूस कर सकता है, इसको परसेंटेज में ही मापा जाता है। जब भी आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे डेट टू GDP रेशियो का, ये इंडिकेट करेगा कंट्री का एबिलिटी कि वो कितना डेट वापस से दे पाएगा। एक कंट्री का अगर हाई डेट टू GDP रेशियो होगा, ये बताएगा कि वो कंट्री ट्रबल में हो सकता है पब्लिक डेट्स को चुकाने में। ये आप डेट टू GDP देखोगे रेशियो बाय कंट्री, तो भारत का आपको देखने को मिल जाएगा 81.3, वहीं बाकी भी कंट्रीज हैं आप देख सकते हो, यूके वगैरह भी 85 के आसपास में है, ब्राजील, इजिप्ट, कनाडा, घाना, तो ये आप बाकी का देख सकते हो। इवन US का तो 116% है, सिंगापुर का 165% है, जापान का 239% है। तो ऐसा नहीं है कि भारत का बहुत ज्यादा है, आप बाकी नेशंस का भी देख सकते हैं। लोअर जितना होगा उतना बेटर होगा, ये बेसिकली कंट्रीज को मापा जाता है।
नेक्स्ट है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया एक रिपोर्ट कि इसके मेजर्स को एयर पोल्यूशन कैसे कम किया जा सके दिल्ली में और उसके एरिया में। अब कमीशन जो है वो बताता है कि ये जो एनसीआर का रीजन है यहाँ पे ज़्यादा कोऑर्डिनेशन हो और प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके इस प्रकार के एयर क्वालिटी इंडेक्स को ला करके। तो इसको एस्टैब्लिश किया गया है ऑर्डिनेंस के द्वारा 2020 में, आगे चल करके एक्ट बनाया गया जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गया। कमीशन ने रिप्लेस किया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अपॉइंट किया गया था EPCA, एनवायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, जो कि 22 वर्षों के लिए मतलब था, लेकिन उसको हटा करके यहाँ पे आप देखोगे CAQM जो है उसको लाया गया है। नेक्स्ट है कार्बन न्यूट्रल रेलवेज। इंडियन रेलवेज जो है वो प्लांट कर रहे हैं 3 बिलियन ट्रीज 2030 तक, ताकि कार्बन न्यूट्रल हो सके। कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब ये नहीं है कि कार्बन एमिशन ही नहीं होगा, कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब जो एमिशन होगा और ग्रीन ट्रीज कहीं ना कहीं उसको सक करके बराबर कर देंगे। तो ये न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं कि इसका मतलब बैलेंस बिटवीन एमिटिंग कार्बन एंड एब्जॉर्बिंग कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन कार्बन सिंक्स। और स्टेप्स क्या लिया जा रहा है, तो ट्री प्लांटेशन जैसे कि नीम, जामुन, ये दोनों ही साइट्स पे ट्रैक्स के लगाया जा रहा है। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, ताकि डीजल इंजन्स को कंप्लीटली हटाया जा सके और इलेक्ट्रिक बैटरी ऑपरेटेड हो, ठीक है। इथेनॉल ब्लेंड फ्यूल से बनाया जाए तो हमारा एमिशन भी कम होगा। और ये लोकोमोटिव्स जो है वो इक्विप्ड होंगे रीजनरेटिव ब्रेकिंग फीचर्स से, जो कि कहीं ना कहीं मतलब ब्रेकिंग के दौरान जनरेट कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी भी। नेक्स्ट आप देखोगे तो हार्नेस करना सोलर पावर को, तो भारतीय रेलवे जो है वो यूटिलाइज कर पाएगा अनयूज्ड जो वैकेंट लैंड पड़े हैं पार्सल्स, ताकि वहाँ सोलर प्लांट्स हो सके। और 51,000 हेक्टेयर ऑफ रेलवे लैंड जो है उनमें पोटेंशियल है कि हम 20 गीगावाट तक का सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं। ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट्स भी हो कि कोच को ऑटोमेटिकली वॉश किया जा सके, ताकि जो रेल रिपोर्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज कर सके कि पानी का इस्तेमाल कम हो। यूज ऑफ LED लाइट्स हो सके, तो ये कहीं ना कहीं मतलब और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का बर्थ एनिवर्सरी। तो जयप्रकाश नारायण जी, जिनको हम JP या लोकनायक भी बोलते हैं, फ्रीडम फाइटर रहे, सोशलिस्ट और पॉलिटिकल लीडर। तो इनका ज्वाइन किए थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1929 में, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में, जो एक्ट करता है एक लेफ्ट विंग ग्रुप की तरह। और ये एक्टिवली काम किए हैं अंडरग्राउंड क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, ताकि ब्रिटिश रूल से लड़ सके, और ऑर्गेनाइज किए हैं आज़ाद दस्ता। आप ध्यान रखेंगे नेपाल में इसको किया गया था आज़ाद दस्ता JP नारायण जी के द्वारा। और ये माने जाते हैं मिड 1970s में अपोजिशन के द्वारा, मतलब ये काफ़ी फेमस रहे अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और इन्होंने हटाया था और वापस से ये टोटल रिवॉल्यूशन की बात किए हैं। पॉस्ट्यूमसली इनको अवार्ड किया गया था भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जो भारत रत्न है, 1999 में। तो आपको ध्यान रखना है JP नारायण जी से रिलेटेड ये पॉइंट्स। और हमारा करंट अफेयर्स भी हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।